हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी एनसीईआरटी की क्लास है जिसमें हम एसएसटी पढ़ते हैं, एसएसटी की बुक। तो एनसीईआरटी में हम क्लास 7th की ये बुक पढ़ रहे हैं, एसएसटी की, सोशल स्टडीज़ की। तो ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दो, एनसीईआरटी तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। और स्पेशली मैं आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए कवर करा रही हूँ। तो आज हम इसके 3rd चैप्टर पे पहुँच चुके हैं, यानी हमारा तीसरा लेसन है ये अध्याय 3, भारत की जलवायु। तो आज हम इसको कवर करेंगे। और इससे पहले के 2 लेसन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हो। इसके साथ ही क्लास 6 हम पूरा कवर कर चुके हैं बुक, और ये क्लास 7 की बुक हमारी चल रही है जिसमें 2 लेसन हो गए और आज ये तीसरा लेसन है। ठीक है, चलिए। भारत की जलवायु, सुभाषितानी के द्वारा ये लिखा हुआ है। इसको देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। काले, ये दिया हुआ है आपका, काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणा ससन्तु निर्भया। वर्षा समय पर हो, पृथ्वी अन्न से समृद्ध हो, ये देश अशांति रहित हो, विद्वान लोग भय रहित हो। ये सुभाषितानी का दिया हुआ एक संस्कृत और हिंदी में आपका कोट है। ठीक है, आगे बढ़ें। भारतीय जलवायु को कौन कौन से तत्व विविध बनाते हैं, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। इसमें मानसून क्या है, ये कैसे बनता है, ये पता चलेगा। जलवायु का समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार रहने में किस प्रकार सहायता करती है, इसके बारे में हमें पता चलेगा। जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके परिणाम क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पता चलने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मौसम, ऋतुएं और जलवायु के बारे में। मौसम, ऋतुएं और जलवायु। ठीक है, जलवायु एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग लोग सामान्यतः दैनिक बातचीत में करते हैं। प्रायः इसका तात्पर्य मौसम से होता है, जलवायु से नहीं। दोनों में क्या अंतर है? मौसम वह है जिसे हम प्रतिदिन या हर घंटे अनुभव करते हैं, जैसे वर्षा, तेज़ धूप या तेज़ हवा। ये समय समय पर परिवर्तित होता है। दूसरी ओर जलवायु मौसम का वो प्रतिरूप है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में लंबे समय तक, कम से कम कई दशकों तक अनुभव किया जाता है। ये प्रतिरूप क्षेत्रानुसार अलग अलग होता है। ठीक, इससे पहले कि हम विभिन्न प्रकार की जलवायु पर चर्चा करें, आइए संक्षेप में ऋतुओं के विषय में जान लेते हैं। तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, जिससे ऋतुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है जिससे ऋतुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक ऋतु कुछ महीनों तक रहती है और प्रति वर्ष पुनः आती है। जैसा कि हम जानते हैं, एक वर्ष में अनेक ऋतुएं होती हैं, जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। ठीक है, ये ऋतुएं क्रमशः एक चक्र के रूप में आती हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऋतुओं का संबंध मौसम से है या जलवायु का? तो इसका उत्तर है दोनों से। मौसम ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता है, जो गर्मी में शुष्क, गर्म और मानसून में आर्द्र और वर्षा वाला होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष की ऋतुओं के प्रतिरूप का वहाँ की जलवायु से गहरा संबंध होता है। विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में 4 मुख्य ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। यद्यपि इन 4 ऋतुओं के साथ ही भारत में वर्षा ऋतु भी होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा एक वर्ष में विशिष्ट समय में वर्षा ऋतु या मानसून में ही होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो चित्र दिया हुआ है ऋतुओं का। यहाँ पर बारिश हो रही है, देखो यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ पे पतझड़ है, यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, यहाँ पर हम आग ताप रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्द मौसम दिख रहा है, यहाँ पर आपको बसंत दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पारंपरिक रूप से भारत के अनेक भागों में संपूर्ण वर्ष को 6 ऋतुओं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा,
शरद, हेमंत यानी शीत पूर्व और शिशिर शीत ऋतु में विभाजित किया गया है। ठीक है, विशिष्ट त्यौहार और रीति रिवाज इन 6 ऋतुओं से संबंधित हैं, जैसे कि वसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा। तो वसंत पंचमी आपकी वसंत ऋतु के टाइम पर होती है और शरद पूर्णिमा आपकी जब शरद ऋतु शुरू होती है उस समय होती है। आगे देखते हैं। यदि हम अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि मानव, पौधे और पशु जीवन ऋतुओं के साथ सामंजस्य में हैं। हम जो फसल उगाते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये सभी मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। क्षेत्रानुसार वसंत की शुरुआत में कुछ पेड़ और झाड़ियाँ खिलती हैं, कुछ स्थानों पर वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं या शरद ऋतु के आते ही अपना रंग बदल लेते हैं, और कुछ पशुओं के शरीर पर ठंड के महीनों में घने बाल विकसित हो जाते हैं। आपकी प्रिय वस्तु कौन सी है, आइए पता लगाए। तो इसको छोड़ देते हैं, इस वाले पार्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः जलवायु लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। हालांकि वैज्ञानिक हाल के दशकों में विश्व की जलवायु में परिवर्तन का अंकन कर रहे हैं। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इनमें से कई परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं। आइए पुनरावलोकन करें। मौसम वो है जिसे हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, जैसे तेज हवाएं, वर्षा, गर्मी और सूखा। ऋतुएं प्रतिवर्ष आती हैं और प्रत्येक ऋतु में किसी स्थान का मौसम भिन्न होता है। जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसमी प्रतिरूप है। विश्व में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब हम भारत में पाई जाने वाली जलवायु के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिए हैं भारत में जलवायु के प्रकार। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, ये बात इसकी जलवायु के बारे में भी उतनी ही सत्य है। उत्तर में हिमालय पर्वतों में अल्पाइन जलवायु मिलती है। कौन सी जलवायु मिलती है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वतों में अल्पाइन जलवायु मिलती है, जहाँ शीत ऋतु अधिक ठंडी और बर्फीली होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है। अल्पाइन शब्द आल्पस से आया है, जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप में पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आल्पस। संभवतः यहीं पर आपको भारत में सबसे अधिक मोटे कपड़े पहने लोग देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा मोटे कपड़े कहाँ पे पहने जाते हैं, हिमालय में पहने जाते हैं, हिमालय पर्वतों के आसपास। ठीक है, हिमालय के निचले क्षेत्रों और भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु प्रायः समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट कही जाती है। कैसी कही जाती है, टेम्परेट यानी कि समशीतोष्ण। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हिमालय का जो निचला क्षेत्र है यानी कि भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु प्रायः समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट कही जाती है, क्योंकि सर्दियाँ कम ठंडी होती हैं और गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म नहीं होती। यहाँ पर हमें कई पर्वतीय पर्यटन स्थल मिलते हैं, जहाँ मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से राहत पाने के लिए प्रायः लोग आते हैं। उत्तरी मैदानों में जलवायु उपोष्णकटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल होती है, जहाँ ग्रीष्मकाल अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु ठंडी होती है। यहीं पर भारत का अधिकांश गेहूँ उगाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है और ये पूछा जाए कि भारत का अधिकांश गेहूँ कहाँ उगाया जाता है, तो हम जवाब देंगे कि उत्तरी मैदानों में भारत का अधिकांश गेहूँ उगाया जाता है, जहाँ की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल होती है, जहाँ पर गर्मियाँ अधिक गर्म होती हैं और शीत यानी कि ठंडियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। ठीक है, पश्चिम में थार मरुस्थल की जलवायु शुष्क होती है। तो थार मरुस्थल कहाँ पर है, पश्चिम में है, और वहाँ की जलवायु कैसी होती है, शुष्क होती है, जहाँ पे दिन अत्यधिक गर्म, रातें ठंडी और वर्षा बहुत कम होती है। वहाँ के लोगों ने जल संग्रह करने और बचाने के लिए अनेकों उपाय विकसित किए हैं। पश्चिमी तटीय पट्टी में मानसून के महीनों में भारी वर्षा होती है, जिससे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है, जो चावल और मसालों की खेती के लिए अनुकूल है। तो सवाल आता है कि चावल और मसालों की खेती के लिए कौन सी जलवायु अनुकूल है या कौन सी जलवायु की ज़रूरत होती है। तो चावल और मसालों की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है, जो कि पश्चिमी तटीय
पट्टी में मानसून के महीनों में भारी वर्षा पर हमें मिलती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे चावल और मसालों की खेती के लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल है। अब बात करते हैं मध्य दक्कन पठार की जलवायु। तो मध्य दक्कन पठार की जलवायु जो होती है वो अर्ध शुष्क होती है, जिसमें ग्रीष्मकाल गर्म, सर्दियाँ हल्की ठंडी और वर्षा ऋतु में सामान्य वर्षा होती है। पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में हल्की सर्दी और मानसूनी हवाओं के द्वारा पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में हल्की सर्दी और मानसूनी हवाओं द्वारा नियंत्रण अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु का अनुभव होता है। आप इनके विषय में आगे पढ़ेंगे। अब नोट देख लेते क्या लिखा है। आप उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय शब्दों का अर्थ आगे समझेंगे, जो उपोष्णकटिबंधीय कहे जाने वाली दो विशेष समानांतर अक्षांश रेखाओं से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। जलवायु निर्धारित करने वाले कारक। विभिन्न प्रकार की जलवायु का निर्माण किन कारणों से होता है? तो अनेक कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वैश्विक स्तर पर कुछ सामान्य कारक हैं, जबकि कुछ कारक क्षेत्रीय या स्थानीय होते हैं। आइए कुछ प्रमुख कारकों को समझें। तो सबसे पहले आ जाता है अक्षांश। अब हम पुनरावलोकन कर लेते हैं। हमने कक्षा 6 में अक्षांशों के विषय में पढ़ा था। अगर आपने क्लास 6 की बुक मेरे द्वारा जो मैंने पढ़ाई है आपको, वो अगर आपने देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि क्लास 6 में हमने अक्षांश वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। हाँ, इसे पीने पकड़िए, है ना। तो आपको याद होगा मैंने अक्षांश वाला चैप्टर उसमें कराया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस चैप्टर को जा कर के पढ़ सकते हो। पूरी क्लास 6 की मैंने SST उसमें कंप्लीट कराई है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है कि आपने क्लास 6 में ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको याद करना होगा कि आपने क्लास 6 में ये चैप्टर पढ़ा है। तो यहाँ पे लिखा है, क्या आपको याद है कि अक्षांश भूमध्य रेखा की दूरी से मापे जाते हैं, और जैसे जैसे हम इससे दूर या तो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। विषुवत रेखा के आसपास की जलवायु बहुत गर्म होती है, लेकिन अक्षांश बढ़ने के साथ साथ ये समशीतोष्ण और फिर ठंडी या बर्फीली हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के पास स्थित, ये देखो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन ध्रुवों के पास ये व्यापक क्षेत्र में फैल जाती है। तो यहाँ पर देखो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? सीधी पड़ती है। देखो सूर्य विकिरण कैसा हो रहा है? सीधा पड़ रहा है ना। ये देखो सीधी पड़ रही है यहाँ पर ऐसे। ये भूमध्य रेखा होती है, यहाँ पे बीचों बीच में, पृथ्वी को बीचों बीच में 2 बराबर भागों में काट देती है भूमध्य रेखा। ठीक है, लेकिन ध्रुवों के पास ये क्या होती है? व्यापक रूप से फैल जाती है, यानी यहाँ पे कम आता है सूर्य की रोशनी, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ध्रुवों के पास कम होती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थान जो निम्न अक्षांशों पर है वे गर्म रहते हैं, जबकि ध्रुवों यानी उच्च अक्षांशों के पास स्थित स्थान क्या रहते हैं? ठंडे, क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी कम पहुँचती है। ऐसा उस कोण के कारण होता है जिस पर सूर्य की किरणें किसी क्षेत्र विशेष पर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर किरणें लगभग लंबवत होती हैं, जिससे उनकी संपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी की सतह के एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित होती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में किरणें झुकी हुई हैं या तिरछी होती हैं और ऊर्जा एक बड़ी सतह पर वितरित होती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत बड़े भाग से लंबी दूरी पार करके गुजरना पड़ता है, जैसे कि इस 3.4 वाले चित्र में दिखाया गया। ठीक है, अभी हमने जो देखा, जिससे उनकी ऊर्जा और भी अधिक नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों को विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम ताप मिलता है। हम इसे भारत में भी देख सकते हैं। कन्याकुमारी और निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण लगभग पूरे वर्ष गर्म रहते हैं, जबकि उत्तर में स्थित श्रीनगर जैसे स्थान बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड की बात करते हैं।
हमने पाठ में पर्वतीय पर्यटक स्थलों के विषय में पढ़ा जो अपनी ठंडी जलवायु के कारण लोकप्रिय पर्यटन केंद्र हैं। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिसमें मुन्नार, थेनी, उदकमंडलम, ऊटी, मदिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलांग आदि प्रमुख हैं। हम जानते हैं कि ये स्थान मैदानों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन ये उनके ठंडे तापमान की व्याख्या कैसे करता है, आप इसका पूर्ण उत्तर बाद में अपनी विज्ञान की कक्षाओं में जानेंगे। ठीक है, सलाह रूप में कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है साथ साथ तापमान भी कम होता जाता है, क्योंकि क्या होता है, ये देखो यहाँ पे दार्जिलिंग दिया हुआ, चित्र दिया है तो देखते हुए चलते हैं। ये है दार्जिलिंग का चित्र सबसे ऊपर, ठीक है, यहाँ पर उदकमंडल ऊटी है, यहाँ पर मुन्नार है और यहाँ पर आपका शिमला दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिनिश, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव और उसके परिणाम स्वरूप वायु का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दबाव और उसका घनत्व जो है कम हो जाएगा, और जैसे जैसे वायु का घनत्व कम होता है वायु ठंडी होती जाती है, जैसे कि हमने मौसम को समझना वाले अध्याय में पढ़ा था। सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, इसलिए सतह से जितनी अधिक दूरी होगी हवा उतनी ही कम गर्म होगी। हिमालय इतना ऊंचा है कि उसके कई शिखरों पर तापमान जल के हिमांक से नीचे रहता है, जिससे वे हिम से ढके रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदक, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उदकमंडलम ऊटी एवं कोयम्बटूर लगभग समान अक्षांशों पर स्थित हैं। ऊटी में गर्मी का तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस जबकि कोयम्बटूर में 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दो स्थानों पर तापमान में ये अंतर क्यों है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो सोच के बताइएगा। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, समुद्र से निकटता। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म नहीं होती और सर्दियाँ बहुत अधिक ठंडी भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तापमान को नियंत्रित करता है। ये चित्र इस घटना का विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों में भूमि और जल के गर्म होने एवं ठंडा होने पर चर्चा करते हुए इसे और विस्तार से हम समझते हैं अपनी विज्ञान वाली बुक में। ठीक है, ये हमारे मतलब पे आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र समशीतोष्ण रहता है। कैसा रहता है, समशीतोष्ण। किंतु जैसे जैसे आप तट से स्थल की ओर बढ़ते हैं तापमान अधिक होता जाता है। ग्रीष्म काल में तापमान अधिक और सर्दियों में तापमान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए मुंबई और नागपुर एक समान अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मुंबई समुद्र के पास होने के कारण ग्रीष्म काल में ठंडा रहता है, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ हल्की सर्दी लगभग 18 डिग्री सेल्सियस होती है। जबकि तट से दूर होने के कारण नागपुर में ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप देख सकते हैं कि मुंबई में ताप परिसर अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के बीच अंतर लगभग 14 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि नागपुर में ये अंतर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समुद्र वाला चित्र है जिसमें समुद्र ऊष्मा को धीरे धीरे छोड़ता है। भूमि शीघ्रता से ऊष्मा को छोड़ती है। देखो यहाँ पृथ्वी से बाहर वाली ऊष्मा शीतकाल के टाइम पे समुद्री पवन द्वारा गर्म हुआ तटीय क्षेत्र। ठीक है, ऊपर देखो ग्रीष्मकाल के समय पे समुद्र धीरे धीरे ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। भूमि ऊष्मा का अवशोषण शीघ्रता से करती है। समुद्री पवन द्वारा ठंडा हुआ तटीय क्षेत्र। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पवनों की। पवन गर्म या ठंडी वायु राशियों को संचालित करती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रायः पवनें पश्चिम से चलती हैं। ये पवनें अरब के रेगिस्तान से चलकर अफगानिस्तान होते हुए शुष्क और गर्म पवनें लेकर आती हैं, जो ग्रीष्मकाल में भयंकर ताप लहर हीट वेव का कारण बनती हैं। सर्दियों में हिमालय से ठंडी पवनें हिमालय के गिरिपात फूट हिल्स में नीचे की ओर प्रवेश कर जाती है, जिससे शीत लहरें पैदा होती हैं। पवनें न केवल तापमान को प्रभावित करती हैं बल्कि आर्द्रता और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले वर्षण को भी प्रभावित करती हैं। जैसा कि हमने देखा, मरुस्थलों से आने वाली हवाएं शुष्क होती हैं। इसके विपरीत समुद्र से आने वाली पवनें धरातल पर नमी लाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा हो सकती है। हम शीघ्र ही मानसूनी पवनों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पूरा चित्र दिया है चक्रवाती परिसंचरण का। ठीक है, किस तरह से पवन चल रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ आप देख सकते हो सीधा ऐसे जाके ऐसे पवन जा रही है,
ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, चक्रवाती टाइप में चल रही है इस तरह से, ठीक है, चक्रवाती परिसंचरण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्थलाकृति मतलब किसी क्षेत्र के धरातल पर अभिलक्षणों की समग्रता, जिसमें पहाड़, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, ढलान, तट आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महासागर पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में, अच्छा, जल चक्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे बताया गया कि महासागर पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है और वर्षा, ओले और हिम के रूप में वापस पृथ्वी पर लौटता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी की। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति भी वहाँ की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए हिमालय और कराकोरम पर्वतमालाएं भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानों की पवनों से बचाती हैं। दूसरी ओर थार मरुस्थल की लगभग समतल स्थलाकृति के कारण गर्म और शुष्क हवाओं से बचाव के लिए कोई अवरोध नहीं है। अगले भाग में हम भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून में पश्चिमी घाट की भूमिका को समझेंगे। अब ये सब एक साथ देखें। किसी भी क्षेत्र की जलवायु उपयुक्त सभी कारकों के द्वारा सामूहिक रूप से निर्धारित होती है। जलवायु में 3 दशक या उससे अधिक समय में किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा या हिमपात, कोहरा या धुंध की घटना और पवन की दशा के प्रतिरूप का वर्णन सम्मिलित होता है। सूक्ष्म जलवायु से तात्पर्य एक छोटे से क्षेत्र में स्थानीयकृत जलवायु से है जो आसपास के क्षेत्र की जलवायु से अलग होती है। इसमें एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि का एक अनूठा प्रतिरूप होता है। अरावली और नगरी ऊष्मा द्वीप, अर्बन हीट आइलैंड, ठीक है। उदाहरण के लिए संकीर्ण घाटियों और कुछ जंगलों की अपनी सूक्ष्म जलवायु होती है। इसी प्रकार नगरी ऊष्मा द्वीप में भी ऐसा ही होता है। ऐसे शहर जिनमें बड़ी संख्या में इमारतें और अन्य कंक्रीट संरचनाएं होती हैं और वनस्पति बहुत कम होती है, ये सभी वहाँ से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऐसे स्थान प्रायः आसपास के क्षेत्र की तुलना में बहुत गर्म हो जाते हैं। सूक्ष्म जलवायु स्थानीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं, उगाई जाने वाली फसलों तथा मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव डाल सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मानसून। मानसून भारत में जीवन का केंद्र है। मानसून के महीनों के दौरान नदियाँ क्या होती हैं, जल से भर जाती हैं, मिट्टी में नमी आ जाती है, फसलें उगती हैं और जीवन फलता फूलता है। शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है, जिसका अर्थ है ऋतु। ये शब्द हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। मानसून का एक वार्षिक प्रतिरूप होता है। मानसून की क्रियाविधि जटिल होती है, परंतु यह इस साधारण तथ्य पर आधारित है कि भूमि समुद्र की तुलना में शीघ्रता से गर्म या ठंडी होती है। मानसून तापमान, वायुदाब और पवन की गति के बीच मूलभूत संबंधों को सामने लाता है। सरल शब्दों में कहें तो ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है। एशियाई भूभाग गर्म हो जाता है, जिससे उस पर एक शक्तिशाली निम्न दबाव क्षेत्र बन जाता है। चूँकि पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इसलिए पवनें ठंडे उच्च दाब वाले महासागर से गर्म भूभाग की ओर चलती हैं। ये समुद्री पवनें नमी लेकर आती हैं जो गर्म भूभाग पर संघनित होती हैं और फिर भारी मानसूनी वर्षा होती है। इसलिए मानसून का अर्थ समानता पवनों की अपेक्षा मौसमी वर्षा से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का हम ये देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आप देख सकते हो, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ से ये मानसून आता है दक्षिण से, ठीक है, भारत में प्रवेश करता है। और उत्तर पश्चिम मानसून ऐसे निकल जाता है इधर से, ठीक है। सर्दियों में ये प्रतिरूप विपरीत हो जाता है। जब स्थल भाग समुद्र की तुलना में शीघ्रता से ठंडा होता है, अब स्थल भाग पर उच्च दबाव क्षेत्र विकसित होता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत कम दबाव के कारण गर्म रहता है। इसमें पवनें विपरीत दिशा में चलती हैं, अर्थात भूमि से समुद्र की ओर, जिससे एशिया के अधिकांश भाग में शुष्क परिस्थितियाँ बन जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत की बात करें तो मानसून की वर्षा सामान्यतः जून की शुरुआत में भारत के दक्षिणी सिरे से प्रवेश करती है, ठीक है। अभी हमने जैसा कि चित्र में देखा, ठीक, और कुछ सप्ताह में उत्तर की ओर बढ़ती है। जुलाई के मध्य तक ये संपूर्ण उपमहाद्वीप पर फैल जाती है। हालांकि ये सरलता से आगे नहीं बढ़ती है। पश्चिमी घाट स्थलाकृति के
हमारे संक्षिप्त सर्वेक्षण को याद रखें। एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करता है पश्चिमी घाट, ठीक है। फलस्वरूप उनके पश्चिमी ढलानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ढलानों पर दक्कन पठार पर कम और प्रायः अंतरालों के साथ वर्षा होती है। इसे सामान्यतः ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ये दक्षिण पश्चिमी पवनों की दिशा को दर्शाता है। शीत ऋतु के आगमन पर पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है और इस समय हवाएं भूभाग से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। शुष्क हवाएं दक्षिण भारत में ठंड प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन इनका एक भाग बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए कुछ नमी ग्रहण कर दक्षिण पूर्व भारत के कुछ भागों में वर्षा करने में सक्षम होता है। इसे शीत या उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ अनदेखी नहीं करनी है। तो मेघालय स्थित मासिन राम विश्व की सर्वाधिक लगभग 11,000 मिलीमीटर यानी 11 मीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। मानसून ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अनेक रागों को प्रेरित किया है। मेघ, मल्हार, अमृत वर्षिणी उनमें से कुछ प्रमुख हैं, ठीक है। आइए पता लगाएं। भारत में मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान सदैव से ही जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास की प्रकृति के संकेतों को ध्यान से देखा और अपने अनुभवों से स्थानीय पारंपरिक ज्ञान विकसित किया। ये पारंपरिक ज्ञान एक महत्वपूर्ण विरासत है जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए। उदाहरण के लिए कोंकण तट पर मछुआरों मानसून के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं, जब जल के नीचे रहने वाली मछलियां सतह पर दिखाई देने लगती हैं। दक्षिण भारत के कुछ भागों में ये माना जाता है कि मानसून गोल्डन शावर ट्री या अमलतास कैसिया फिस्टुला के खिलने के 50 दिनों के भीतर आ जाता है। कुछ समुदायों का ये भी मानना है कि जब कौवे अपने घोंसले पेड़ की चोटी पर बनाते हैं तो ये कम वर्षा का संकेत देता है, जबकि अगर घोंसले नीचे हैं तो भारी वर्षा होने की संभावना होती है। इतने क्षेत्र में वर्षा, कोहरे, हिम या सहिम वृष्टि के बारे में ऐसे स्थानीय ज्ञान की एक सूची बनाइए, ठीक है। तो ये बच्चे बनाएंगे। जलवायु और हमारा जीवन। हमारे जीवन का जलवायु से गहन संबंध है और हम इस पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जलवायु का प्रभाव स्थानीय संस्कृतियों से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत में ऋतुओं और कृषि गतिविधियों से संबंधित अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। आइए पता लगाएं। चलिए छोड़ देते हैं। जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। प्रायः आपने ये सुना होगा कि मानसून फेलियर हो गया, जिसका अर्थ है मानसून के मौसम में वर्षा का कम होना। ऐसे समय में कृषि प्रभावित होती है। लोगों, सामान्यतः महिलाओं को जल की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कृषि श्रमिकों के नगरों की ओर पलायन की संभावना होती है। खाद्यान्न बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जियां और फल महंगे हो जाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। औद्योगिक गतिविधि भी प्रायः पूर्वानुमानित मौसम और जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। विश्व भर में हम जलवायु और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बीच ऐसे संबंधों को सरलता से पहचान सकते हैं। जब जलवायु जन्य आपदाएं आती हैं तो ये स्थितियाँ विशेष रूप से तनावपूर्ण हो जाती हैं। जलवायु और आपदाएं। भारत में मौसम के विभिन्न स्वरूप चरम स्थितियों जैसे कि चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और जलवायु संबंधी विकट आपदाओं को जन्म दे सकते हैं। ये घटनाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, कृषि को बाधित करती हैं, आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। बात करते हैं चक्रवात की। तो प्रतिवर्ष भारतीय तटरेखा, विशेष रूप से पूर्वी तट, कई चक्रवातों का सामना करता है। गत वर्षों में इनमें से कुछ अत्यधिक विनाशकारी रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव और पशु जीवन की हानि हुई, संपत्ति और आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा, पेड़ उखड़ गए और मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आने वाले चक्रवातों पर नजर रखता है और उनके बनने, विकास और प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करता है। आगे देखते हैं। आपदा प्रतिक्रिया बल। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF को प्राकृतिक और
मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, एनडीआरएफ बटालियन भारत में 12 अलग अलग स्थानों पर स्थित है। एनडीआरएफ ने चक्रवात, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चक्रवात कैसे बनते हैं? हमने देखा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में समुद्र के पास वायुमंडलीय दबाव आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता है, जिससे निम्न दबाव तंत्र बनता है। ये स्थिति आसपास के क्षेत्रों से पवन को निम्न दबाव क्षेत्रों की ओर खींचती है और धीरे धीरे ये निम्न दबाव का क्षेत्र समुद्र से स्थल की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, ये पवनें अपने साथ नमी और वर्षा लाती हैं और जब निम्न दबाव तंत्र तीव्र होता है और पवन की गति अधिक होती है तो इसका परिणाम चक्रवात हो सकता है। जैसे ही पवन नमी एकत्र करती है वे बादल बनाती हैं और बाहर से अवदाब केंद्र की ओर घूमती हैं। यह केंद्र जो कि बादल रहित होता है उसे चक्रवात की आँख कहा जाता है। बादल क्या है? तो आप कह सकते हैं कि आकाश में सफ़ेद गुच्छे हैं, लेकिन किससे बने हैं? इसका उत्तर सरल है, जल से। लेकिन ये केवल जल नहीं है, बादल जल की बूंदें और हिम के टुकड़ों या दोनों का मिश्रण होते हैं जो वायुमंडल में लटके रहते हैं। अब बात करते हैं बाढ़ की। सामान्य रूप से जब शुष्क भूमि पर जल का अति प्रवाह होने लगता है तो बाढ़ आती है। ऐसा भारी वर्षा के कारण हो सकता है जिससे सतह पर अत्यधिक जल बहने लगता है, जिसे भूमि सोख नहीं पाती। नदियों और झीलों जैसे निकायों में जल का अत्यधिक संचय हो जाता है, जिससे जल बाहर बहने लगता है और किनारे टूट जाते हैं। प्रायः बाढ़ मानसून के दौरान आती है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बादलों का निर्माण, निम्न दबाव का केंद्र, पवन समुद्र में नमी वाली हवा लेकर आती है, ये चक्रवात फानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो एक चित्र दिया हुआ है जो कि चक्रवात की आँख है। देखो चक्रवात की आँख। ठीक है, तो क्या आपने कभी बाढ़ देखी है अथवा इसके विषय में पढ़ा है? तो भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, बहुत से राज्यों में बाढ़ क्यों आती है इसके बारे में। तो दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में बाढ़ तब आती है जब हिमनदी झीलें सामान्य से अधिक मात्रा में जल निकास करने लगती हैं। हिमनदी झीलें अपने जल को रोकने के लिए चट्टानों और हिम का एक अवरोध बनाती हैं जो प्रायः पिघलते हिमनदों से आता है। यदि हिमनद बहुत तेज़ी से पिघलते हैं जैसा कि प्रायः होता है, या यदि बहुत अधिक वर्षा होती है तो दबाव के कारण जल अवरोध को तोड़ सकता है, जिसे हिमनदी विस्फोट या ग्लेशियल बर्स्ट कहा जाता है। लोगों और संपत्ति के लिए विनाशकारी होता है। ठीक है, 2013 में उत्तराखंड में कई दिनों तक लगातार भारी वर्षा के कारण अचानक हिमनदी 2013 में उत्तराखंड में कई दिनों तक लगातार भारी वर्षा के कारण अचानक हिमनदी विस्फोट हो गया। इसके बाद कई भूस्खलन हुए। भारत के महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों में से एक केदारनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। बाढ़ में कई गांव बह गए, साथ ही कई सड़कें और पुल भी बह गए। कुल मिलाकर लगभग 6000 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से अधिकतर तीर्थयात्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चक्रवात, भूस्खलन, जंगल की आग और बाढ़, ये 4 चित्र हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर जंगल की आग देख सकते हो, यहाँ बाढ़ देख सकते हो, यहाँ भूस्खलन हो गया है और यहाँ पर चक्रवात आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारी वर्षा होने पर कई शहरों में बाढ़ आ जाती है, जैसा जल निकासी व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ या अनियोजित निर्माण के कारण हो सकता है। बहुधा ये जलमार्गों पर अतिक्रमण और जल प्रवाह के अवरुद्ध होने के कारण होता है। इसके अतिरिक्त शहरों में कंक्रीट या डामर की सतह जल को भूमि द्वारा अवशोषित नहीं होने देती हैं। अब बात करते हैं भूस्खलन की। तो भूस्खलन शैल, रॉक, मिट्टी या मलबे का अचानक ढहना है जो प्रायः भारी वर्षा, भूकंप या ज्वालामुखी सक्रियता के कारण होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी घाट और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन आम बात है। ये घटनाएं प्रायः मानसून के दौरान होती हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, स्वीकृत विधियों का पालन किए बिना आधारभूत ढांचे का निर्माण तथा जल के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली अत्यधिक इमारतों के निर्माण के कारण इन क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दावानल या जंगल की आग के बारे में। तो दावानल एक अनियंत्रित आग है जो जंगलों में तीव्र गति से फैलती है। प्रायः वे शुष्क जलवायु जन्य परिस्थितियों, सूखा या तेज हवाओं के कारण फैलती हैं। मानवीय लापरवाही भी इसका एक और आम कारण है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे घने वन प्रदेशों या घास के मैदान वाले राज्यों के साथ ही पश्चिमी घाट जैसी पर्वत श्रृंखला में दावानल एक आम बात है। आग जंगल के बड़े क्षेत्रों को नष्ट कर
करने के अलावा वन्य जीवों पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाती हैं, हवा की गुणवत्ता को खराब करती हैं और स्थानीय समुदायों को विस्थापित होने पर विवश करती हैं। इसलिए इसके परिणाम पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों होते हैं। ठीक है, अब आइए पता लगाएं। आपदा के एक प्रकार को पहचानिए और लोगों, अच्छा ये बच्चों के लिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन के बारे में दिया हुआ है कि ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जो लाखों वर्ष पहले मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने थे। ये लाखों वर्षे मिट्टी और सैल की परतों या समुद्र के नीचे दबे हुए थे, जहाँ गर्मी और दबाव ने उन्हें धीरे धीरे कोयला, पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। ठीक है, वो हो जाता है आपका जीवाश्म ईंधन। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। तो जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य जलवायु में महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक परिवर्तन है। ये संपूर्ण पृथ्वी पर या क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है और इसमें तापमान, वर्षा और मौसम की घटनाओं में परिवर्तन सम्मिलित है। पिछली 100 शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने जलवायु परिवर्तन को प्रेरित किया, जिसे समझने के लिए हम पिछले लाखों वर्षों को देख सकते हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्यतः मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई, पर्यावरण के लिए हानिकारक औद्योगिक उत्पादन व अत्यधिक या अनावश्यक खपत के प्रतिरूप द्वारा प्रेरित रहा है। जीवाश्म ईंधन के जलने से जलवायु क्यों प्रभावित होती है? पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें धीरे धीरे वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं, जो सूर्य से प्राप्त गर्मी को रोकती है। ये प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को जीवन के लिए आवश्यकता अनुसार गर्म रखता है। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे उद्योग, परिवहन और कृषि ने कुछ शताब्दियों में इन हरित गृह गैसों, ग्रीन हाउस गैसों का भारी मात्रा में उत्सर्जन किया। ये तीव्र वृद्धि अतिरिक्त गर्मी को रोकती है, जिससे तेजी से वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये जलवायु प्रतिरूप को बाधित करती है, जिस पर हजारों वर्षों से पेड़ पौधों, जानवरों और मानव समाजों ने स्वयं को अनुकूलित किया है। भारत में अनेक क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए 2025 के आरंभ में देश का औसत तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिसके परिणाम स्वरूप सर्दी सामान्य से बहुत कम और हल्की थी। इसका असर न केवल कृषि उत्पादन पर बल्कि अनेक लघु उद्योगों पर भी पड़ता है। ये मात्र एक उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे गर्म होती पृथ्वी हमारे लिए बढ़ती चुनौतियों को सामने लाती है। जलवायु परिवर्तन और आपदा के कारणों के बीच के संबंध को समझना हमें इन चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में सहायता कर सकता है। ये समुदायों में अधिक पर्यावरण अनुकूलन आचरणों और लचीलेपन एवं अनुकूलन के निर्माण की परिवर्तन में न्यूनीकरण के उपायों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। जैसे हरित गृह गैस के उत्सर्जन में कटौती, वृक्षारोपण, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना आदि। किंतु ये प्रयास प्रायः आर्थिक विकास और उपभोग की बढ़ती आकांक्षाओं से टकराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लचीलापन का मतलब क्या होता है? तो लचीलापन आपदाओं का सामना करने या उनसे शीघ्र उबरने की क्षमता कहलाती है। ठीक जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण तो वैश्विक स्तर पर वैश्विक तापमान वृद्धि को धीमा करने और जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने में सहायता करने वाले उपायों को अपनाना। ठीक है, सतत जिसे लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम इसका रिकैप कर लेते हैं। तो भारत की विविधतापूर्ण जलवायु इसकी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती है, जिससे पहाड़, पठार और मरुस्थल सम्मिलित हैं। ठीक है, जिनमें मौसम अल्पकालिक होता है, ऋतुएं प्रतिवर्ष आती हैं और जलवायु दशकों तक दीर्घकालिक प्रतिरूप को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, हमने इस बारे में जाना। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन और स्थलाकृति जैसे कारक जो होते हैं वो जलवायु को निर्धारित करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, ये फसल चक्र और आजीविका को प्रभावित करता है। जलवायु सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों, कृषि और आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी होती है। जलवायु की समझ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और चक्रवातों के लिए तैयार रहने में सहायता करती है। जलवायु परिवर्तन मौसम अथवा तापमान को अति की ओर ले जाता है। ये प्राकृतिक और मानवीय जीवन के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न और क्रियाकलाप दिए हुए हैं। तो जलवायु के कारकों का उनके प्रभावों के साथ सूची में मिलान करना है। अक्षांश क्या है भाई?
ऊंचाई क्या करती है? तो ऊंचाई जो है वो ऊंचे स्थानों को अधिक ठंडा रखता है। समुद्र तट से निकटता क्या है? उत्तर और दक्षिण में अलग अलग जलवायु बनाता है। समुद्र से निकटता का मतलब है कि उत्तर और दक्षिण में अलग अलग जलवायु बनती है। ठीक है। मानसूनी पवन भारत में गर्मी के दौरान नमीयुक्त पवन को लाती है। अक्षांश क्या करता है? तापमान को प्रभावित करता है। यही होगा मैचिंग आई थिंक। आप बताइएगा कि क्या मैंने सही मैच किया है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। अब इसमें सारे वो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन हो गया फिनिश। तो आई होप आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आपको पसंद आया हो भारत की जलवायु, तो वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिसको भी ज़रूरत है उसके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद अनु को। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हम कल करेंगे चैप्टर नंबर 4। थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। ये आपकी NCERT की क्लास चल रही है। ठीक है, SST की चल रही है, साथ ही क्लास 7th की चल रही है। और ये क्लास आपकी आती है दोपहर को 1 बजे। ठीक है, तो 1 बजे आपको ये क्लास मिलती है डेली। ठीक है, मेरी सारी क्लासेस डेली आती हैं। कुछ ज़रूरी काम हुआ तो भले ही मेरा गैप हो गया, अदरवाइज़ डेली क्लास आती है। तो दोपहर को 1 बजे आपको ये क्लास मिलती है 7th क्लास की SST, जिसमें हम NCERT कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको सुबह 8 बजे क्लास मिलती है। एक दिन पॉलिटिकल साइंस की मिलती है और एक दिन हिस्ट्री की मिलती है। और शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलती है, एक दिन इकोनॉमिक्स की और एक दिन आपको मिलती है ज्योग्राफी की। अब इन चारों में बता देती हूँ। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री की है, यहाँ पे भी हम NCERT सार कर रहे हैं 1 लाइनर फॉर्म में, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। और जो हमें 6 बजे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की क्लास करें, उसमें भी हम NCERT सार कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की, जो कि आपका LT ग्रेड और GIC के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आपकी ये 3 क्लासेस चल रही हैं। बहुत जल्दी हम ये बुक्स कंप्लीट कर लेंगे और हम नई बुक्स को करने लगेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो कनेक्टेड रहिए और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। अगर मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ तो भी बताइए, स्लो चल रही हूँ तो भी बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए। राधे कृष्णा।